Hello everyone, I welcome you back at the platform of Indian Academy and let's discuss today's important news editorial जो कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में है। स्पेसिफिकली आज हिंदू के अंदर बहुत ही कम न्यूज़ थी, एक रशिया और यूक्रेन के विवाद को लेके, और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मुझे उसमें कोई लगी नहीं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस आज का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेपर था, उसके अंदर काफ़ी न्यूज़ आई और जिसको हम थोड़ा सा पीछे से उसको कनेक्ट करते हुए देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक न्यू हमारा वर्ल्ड के ऑर्डर को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आया जो कि बाई सी राजमोहन ने लिखा है, और इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है यहाँ पे कि किस प्रकार से वर्ल्ड का ऑर्डर है वो किस प्रकार से चेंज हो रहा है, और किस प्रकार से जो इम्पीरियलिस्टिक पावर थी पहले की, वर्ल्ड वॉर 1 की, वर्ल्ड वॉर 2 की, जिसके अंदर आपका यूके है, रशिया है और फिर आपका यूएसए है, ये किस प्रकार से गेम खेल रहे हैं और उस गेम को हमें समझने की आवश्यकता है। तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इनपुट्स मिले हैं और कुछ इनपुट जो मैंने जो पढ़ रखा है उसके हिसाब से भी डालूंगा ताकि जो हमारा सिलेबस है उससे ओरिएंटेशन रहे। और एक और इसमें हम चीज़ आज ये देखेंगे जिसमें इन राइटर के द्वारा तो ये बात नहीं की गई, लेकिन हमको एक न्यूक्लियर एंगल को देखना होगा। जिस प्रकार से अभी बजट के अंदर भी न्यूक्लियर को लेकर अनाउंसमेंट थी, और आपको समझना होगा कि यूक्रेन आज की तारीख में एक न्यूक्लियर पावर नहीं है, परंतु पहले वो था और इंडिया है। तो किस प्रकार से ये जो वॉर है हमारे लिए क्या लेसन लेके आ रहा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट एंगल हो जाता है। इंटरव्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, मेन से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा लेंथ जाएंगे, लेकिन इसको ज़रूर आप देखना। तो ये तो एडिटोरियल था, हम इसके कंटूर्स को पहले अलग से तय करते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, वर्तमान में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर अपना यूएसए के अंदर सेकेंड टर्म में आए हैं प्रेसिडेंट बन के, तो इनके आने के साथ आप अगर जो वीडियोस वगैरह देखा होगा या जो इनके स्टेटमेंट्स देखा होगा उससे आपको लगा होगा कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं लगता कई बार आपको कि जनरली कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही हाई हैंडेड गवर्नमेंट चल रही है, मतलब कि अपने आप को सुपीरियर एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जैसे जेलेंस्की के साथ जो उनकी मीटिंग हुई ओवल ऑफिस के अंदर और जो उसके वीडियोज़ आए थे, तो उन वीडियो से भी आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि जिस प्रकार से जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे जेडी वेंस, और जिस प्रकार से यूएसए के प्रेसिडेंट थे और जिस प्रकार से मीडिया सवाल पूछ रहा था, वो चीज़ें ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं यूएसए एक डेमोक्रेटिक कंट्री के बिहेवियर की तरह नहीं लग रहा था और एक आर्बिट्रली हैफजार तरीके से बातचीत करते हुए लग रहा था। इसका रीज़न क्या है? जो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टर्म लेके आए ना, इनके पास क्या है, पॉलिटिकल मैंडेट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इस पॉलिटिकल मैंडेट के कारण इनको जब किसी भी पावरफुल आदमी के पास, अब चूंकि यूएसए विश्व का सबसे पावरफुल नेशन है, तो आप ये समझ सकते हो, हमारे कंट्री के अंदर आप जानकारी के लिए बता दो, जैसे अपने पास आपने एक एयरक्राफ्ट का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है, और C-7 है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब मास्टर। तो ये ग्लोब मास्टर हमने किससे लिया था? ये ग्लोब मास्टर हमने यूएसए से लिया था। वर्तमान में इंडिया के पास कितने ग्लोब मास्टर हैं? ये ग्लोब मास्टर वो है जिसके अंदर इंडिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट है। इसके अंदर अगर आपको ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करनी हो, आपको कोई ट्रांसपोर्ट कुछ भेजना हो, या आपको आर्म्स एम्यूनेशन भेजना हो, आपको ट्रुप सेंड करने हो, तो आप इन सभी चीज़ों के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आपने कई लकी होंगे जिन्होंने इसको देखा भी होगा, अदरवाइज जब ये चलता है तो इसकी साइज़ देख करके भी लगता है कि आखिर ये क्या है। इसकी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, कार्गो को हैंडल करने की बहुत बड़ी क्षमता है। अब ये सोच सकते हैं, अगर आपको साइज़ के लिए बताऊं तो अगर आपने छोटी छोटी जिप्सीज वगैरह देखी होगी, कार देखी होगी, तो एक एट ए टाइम में जो C-7 ये जो कार्गो एयरक्राफ्ट है जिसको हम ग्लोब मास्टर कहते हैं, यूएसए का है, जो भारत ने खरीदा, इसके अंदर एटलीस्ट 9 से 10 जो आपकी आर्मी की जिप्सीज होती है या एयरफोर्स की जो जिप्सी वगैरह होती है वो उसके अंदर आ सकते हैं। तो बड़े बड़े जो हमारे मिलिट्री के इक्विपमेंट्स होते हैं वो इसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो ये उसकी कैपेसिटी है कि वो कितना बड़ा एयरक्राफ्ट है। अब ये एयरक्राफ्ट भारत के पास लगभग 10 से 11 हैं, और आप ये सोचो मैंने किसके पास बताया, भारत के पास। अब चाइना के पास कितने हैं? तो चाइना के पास लगभग 40 से 50 के आसपास हैं। ठीक है, क्योंकि चाइना के सारे फिगर्स ऑफ पब्लिक डोमेन में नहीं आते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मोटा मोटी 40 से 50 उनके पास है। ये 10 ऊपर भी हो सकते हैं, 10 नीचे भी हो सकते हैं, हमारे लिए इतना कोई ये जीके मानने वाला क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको सिर्फ ग्रेविटी बता रहा हूँ। अब C-7 चाइना के पास नहीं है, लेकिन C-7 का सिमिलर लेवल का एयरक्राफ्ट चाइना के पास है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन भारत के पास C-7 है क्योंकि हमने किससे लिया, हमने ये यूएसए से लिया। अब यूएसए के पास ये लगभग 260 से 270 एयरक्राफ्ट हैं। कौन से? C-7। तो आप उसकी पावर का आइडिया नहीं लगा सकते कि यूएसए कितनी बड़ी पावर है।
अब इस पावर के अंदर क्या है, वो एक तरह से ब्लाइंड होके काम कर रहा है। अब उनकी कुछ पॉलिसीज चल रही है, उन पॉलिसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया के अंदर और जिस प्रकार से ट्रम्प आर्बिट्रली अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन कर रहा है, जिस प्रकार से वो ग्लोबल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिस प्रकार से हर दिन कोई ना कोई आपको न्यूज़, ये अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हैं जो कि वर्ल्ड की हिस्ट्री में बहुत ही कम बार देखने को मिलते हैं। तो वी आर द लकी जनरेशन जिनको हम ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि प्रैक्टिकली किस प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहे हैं। तो वी आर वॉचिंग दैट वर्ल्ड ऑर्डर फ्रॉम आवर ओन आई, हम इसको देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। और आज जो आप ये चीज़ें सुन रहे हो, ये उसी का एक पार्ट है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, हम उसके इतिहास को जानते हैं, लेकिन वर्तमान में किसी चीज़ को जीना बहुत बड़ी बात होती है। अब यूएसए को जो इतना, ये डोनाल्ड ट्रंप को जितना पॉलिटिकल मैंडेट मिला है, इससे वो क्या है, थोड़े से ब्लाइंड फोल्ड हो रखे हैं। और चूंकि आपको ये भी समझना होगा, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी पर्सनैलिटी है, अगर जिस तरह से वो रशिया का फेवर करते हैं ना, अगर किसी और यूएसए के प्रेसिडेंट ने रशिया का इस तरह से फेवर किया होता तो शायद उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता, क्योंकि रशिया को लेकर के यूएसए की जो पॉलिसी है बिल्कुल अलग है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को हमेशा से रशिया के लिए अलग इमेज लेके ही चले हैं। चाहे उनका 1.0 वाला जब उनका शासन था, जब 2016 से लेके 2020 में थे, या जो 2024 से ये दोबारा गवर्नमेंट में आए हैं, तो ये आने वाले 4 से जो 2.0 इनका जो इनकी गवर्नेंस चल रही है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का खुद की जो उनकी गवर्नेंस, जो उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, आप जानते हैं यूएसए के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है, क्लियरली डिफाइन है। और उस सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर जो अपने मिनिस्टर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि उनको लेजिस्लेशन से लेना है या उसको सीनेट से लेना है। इंडिया की तरह नहीं है, क्योंकि हमारी जो एग्जीक्यूटिव विंग है, हमारी जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका को हम कहाँ से लेते हैं? उस कार्यपालिका को हम संसद से या फिर हमारी विधायिका से लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही हमारे सभी राज्यों के अंदर होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई भी मिनिस्टर तभी बन सकता है या तो आप कोई एमपी हो या आप एमएलए हो, अदरवाइज आप नहीं हो तो विद इन 6 मंथ्स आप किसी न किसी सीट से जीत के आए, तभी आप एमपी या एमएलए बन सकते हैं, या तभी आप कोई मिनिस्टर बन सकते हैं। सही है, तो मिनिस्टर बनने के लिए हमारे यहाँ ये योग्यता है। तो मिनिस्टर वही भारत में बन सकता है जो कि संसद का, विधायिका का, या फिर राज्यों के संदर्भ में वो राज्य की जो विधानसभा उसका हिस्सा हो, अदरवाइज आप नहीं बन सकते। और अगर आपको किसी को बनाना है, बहुत नेसेसरी है, तो फिर उनको जाकर के इलेक्शन लड़ना होगा 6 महीने के अंदर। अगर वो जीत के आ जाएंगे तो वो मिनिस्टर रहेंगे, अदरवाइज उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये भारत के अंदर प्रोविजन है। यूएसए के अंदर क्या है? यूएसए के अंदर क्लियर है, क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है। वहां पे जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, जैसे आज के समय में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। तो वो अपने किसी भी मिनिस्टर को, चाहे जैसे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को बनाया तो उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया। अब जैसे आप जानते हैं कि जो टेस्ला के सीईओ हैं, तो टेस्ला के सीईओ को जो उन्होंने एक डॉज करके संस्था बनाई है, जिसका काम क्या है कि गवर्नेंस को देखना है, किस प्रकार से हम हमारे एक्सपेंसेस को कम कर रहे हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी का बर्डन कितना है। तो वो जो उन्होंने, जो हमारे टेस्ला के सीईओ हैं, उनके अंडर में ये डॉज संस्था बनाई, तो वो आर्बिट्रली उन्होंने बनाई, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दी है, क्योंकि वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट बड़ा क्लियर है। आपको किसी से पूछना नहीं है और आप किसी को मिनिस्टर बना सकते हो। तो एक रीजन तो ये था कि आपके पास पॉलिटिकल मैंडेट अच्छा है डोनाल्ड ट्रंप के पास, और दूसरा इसके अलावा उनके पास क्या है? जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, इन मिनिस्टर के ऊपर उनकी ग्रिप कैसी है? फर्म है, बहुत ही टाइट ग्रिप है, जो उनको ओबे करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। हालांकि सभी जगह ऐसा होता है, लेकिन इस बार उनमें ये ज़्यादा एक स्ट्रांगनेस दिखाई दे रही। अब होगी क्लियर। इन्हीं बातों को हमने कब देखा? हमने तब देखा कि जब पूरे विश्व ने देखा, मैंने क्या, पूरे विश्व ने देखा किस प्रकार से जब 3 लोगों की मीटिंग चल रही थी। हालांकि बहुत सारे लोग थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो कि जेडी वेंस, इन तीनों की मीटिंग में किस तरह से आर्गूमेंट हुए, और देखा कि डोनाल्ड ट्रंप भी एग्रेसिव हुए, जेडी वेंस भी हुए, जेलेंस्की भी। गलतियां सबकी हो सकती है, हम ये मान सकते हैं। क्वेश्चन तो ये भी उठ सकता है कि क्या इस प्रकार की मीटिंग उनको पब्लिक डोमेन में करनी चाहिए थी इतने सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर? और वहाँ 2 चीज़ें हमने देखने को मिली, 2 वर्ड जिनको मैं फॉलो करना चाहता हूँ, और वो दोनों वर्ड किसके थे? डोनाल्ड ट्रंप के। एक तो वर्ड उन्होंने बोला वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में, और एक उन्होंने बोला यू डू नॉट हैव कार्ड्स, यू डू नॉट हैव कार्ड्स।
ये दोनों बातें किसके लिए बोली? ये दोनों बातें बोली उनके यूक्रेन के प्रेसिडेंट के लिए। तो पहली बात तो ये बोला, उन्होंने बोला कि ये वॉर खत्म होनी चाहिए, रशिया के साथ जो युद्ध चल रहा है इसमें खत्म होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली। जो वॉर होता है वो किसी भी सूरत में किसी के लिए भी हेल्पफुल नहीं हो सकता है, इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। कई बार किसी एक राष्ट्र पे होता है, कई बार दोनों के ऊपर होता है, या कई बार संपूर्ण विश्व के लिए होता है, लेकिन वॉर कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी राष्ट्र के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। इवन रशिया अगर आप पीस डील भी कर लेता है, तब भी रशिया ने जो 3 साल में खोया है उसको पाने के लिए उसको अगले 10-12 साल और लगेंगे। ये भी एक कारण है जिस कारण से वो जो अमेरिका है वो उसके क्लोज जा रहा है रशिया को, क्योंकि अमेरिका जानता है कि रशिया कुछ भी कर लेगा, कितना भी प्रयास कर लेगा, तो ये दोबारा से पावर बन के उठ नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए यूएसए आज उसको लेवरेज दे रहा है। आप समझ रहे हैं? अब तो वर्ल्ड वॉर 3 की बात करी, और इसके बाद उन्होंने बोला जेलेंस्की को कि आपके पास कार्ड्स नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप आज किसी पोजीशन में नहीं हो हमसे बात करने की, जो हम कह रहे हैं वैसे कर लो। अब तो उस टाइम देखो, यदि आप किसी के अहम पे चोट लगाओगे जवाब मिलेगा। तो जेलेंस्की ने भी आक्रोश में जो बातें बोल दी उन्होंने आक्रोश में, और उससे वो डील वेंट ऑफ हो गई एक बार के लिए। लेकिन आपको बता दूं, किसी भी सूरत में यूक्रेन को तो पीस डील करनी ही पड़ेगी। यूक्रेन के पास रास्ता ही नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के पास हेल्प कहाँ से आ रही है? यूक्रेन के पास हेल्प आ रही है यूएसए से, यूक्रेन के पास हेल्प आ रही है यूरोप से। और यूरोप कभी भी, जब तक बिल्कुल क्लियर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज नहीं होता, तब तक ये यूएसए से अलग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यूरोप के पास जो नाटो का अलायंस है, इस नाटो जो एक मिलिट्री अलायंस है जो यूरोप को सिक्योरिटी देता है, उसके पीछे मेन सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएसए। तो यूरोप अकेले अपनी मर्जी से यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेगा अनटिल अनलेस कि यूरोप को परमिशन कहाँ से मिले? यूएसए को। और यूएसए जब तक ये डील नहीं करेंगे तब तक अपनी तरफ से हथियार बंद कर देगा, कोई ना कोई डिसीजन ले लेगा, और ये प्रेशर डालेंगे यूक्रेन के ऊपर कि तुम ये काम करो। उधर अब फायदा किसके? फायदा है रशिया के। रशिया को क्यों फायदा है? देखो, इतने दिन ऑलरेडी उसके पास यूक्रेन की करीब करीब 20% के आसपास टेरिटरी जिसके ऊपर उसने कब्जा बना रखा है। अब रशिया के पास ऑप्शन है कि वो धीरे धीरे अपने जो मिलिट्री ऑफेंस जो कर रहा है उसको बढ़ाए, और जितनी और टेरिटरी मिल सकती ले ले। क्योंकि पहली बात तो यूक्रेन को सपोर्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब पीस डील आज थोड़ी होने वाली है, ये तो बातें चलेगी, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 10 दिन लगे, 6 महीने लगे, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इससे रशिया को एक मौका मिल गया है कि वो अपनी स्ट्रांग होल्ड यूक्रेन के ऊपर बनाए रखे। अब इन चीज़ों में हमें इंडिया के लिए एक लेसन है, वो देखना होगा। एक इवेंट हुआ था बीच में जब डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के अंदर उनकी गवर्नेंस बनी थी। 2016 से लेकर 2020 तक वो यूएसए के फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे। उस टाइम क्या हुआ आपको पता है? इसी दौरान उन्होंने क्लाइमेट चेंज से बाहर निकलने की बात करी थी, यूनेस्को से बाहर निकलने की बात की थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने की, क्योंकि उस टाइम कोविड आया था, और कोविड में वो काफ़ी क्रिटिकल थे। किसके? चाइना के। और उन्होंने तो क्लियरली आरोप लगाया था कि दिस इज द चाइना, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तो वो इन सारी संस्थाओं से बाहर आ रहे थे, और उस वक्त दुनिया के अंदर उनको 3 चीज़ें परेशान कर रही थी। तो एक कौन सा था? एक तो था उनके लिए परेशान करने वाला चाइना, दूसरी कंट्री थी जो उन्हें परेशान कर रही थी वो थी ईरान, और तीसरी कंट्री थी नॉर्थ कोरिया। ठीक है, आई थिंक आप गेटिंग, मैं 3 राष्ट्रों के नाम बोल रहा हूँ। चाइना क्यों? चाइना इसलिए क्योंकि कोविड का वजह था। ईरान क्यों? क्योंकि ईरान आप जानते हैं कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, ये क्या था? ईरान है ना, अपने वहाँ पे न्यूक्लियर का एनरिचमेंट कर रहा था, न्यूक्लियर वेपन बना रहा था। तो वो जो न्यूक्लियर वेपन बना रहा था उसको कई सारे राष्ट्र सपोर्ट कर रहे थे, रशिया भी सपोर्ट कर रहा था, टर्की से भी सपोर्ट मिल रहा था। तो जो ईरान का न्यूक्लियर इनरिचमेंट का जो प्रोग्राम था, जिसके अंदर क्या हुआ कि जो अमेरिका के बराक ओबामा जो 1.0 डोनाल्ड ट्रंप से पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 2015 में जब उनकी सरकार गिरी, सरकार जाने से पहले 2016 में डोनाल्ड ट्रंप आ गए थे, लेकिन उससे पहले 2015 के अंदर उन्होंने ईरान से डील की। और कौन सी डील की? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके अंदर उन्होंने ईरान को बोला कि एक काम करो, आप अपना यूरेनियम का इनरिचमेंट नहीं करोगे। यूरेनियम का इनरिच क्यों किया जाता है? आप वेपन बनाते हो यूरेनियम का, यदि आप उसको पीसफुल यूज़ करो ठीक है, लेकिन यदि आपको वेपन बनाना है, न्यूक्लियर आर्सेनल तैयार करना है, तो आपको यूरेनियम को इनरिच करना पड़ता है। तो वो जो यूरेनियम का इनरिचमेंट करना था, उसके लिए वो ईरान प्रयास कर रहा था, और उसको रोकने के लिए यूएसए ने किसके साथ? ईरान के साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन डील साइन की। यूएसए अकेला नहीं था, यूरोप के राष्ट्र साथ में थे, तो लगभग टोटल 6 राष्ट्रों के साथ मिलकर संधि हुई थी। लेकिन जैसे ही कौन आए? डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने अपने आप को जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से बाहर कर दिया। यहां से आप बाहर आ गए, चाइना के ऊपर आपने आरोप लगाया, ट्रेड वॉर शुरू हो गया था। अब एक राष्ट्र बच गया, नॉर्थ कोरिया। अब वहां तो समस्या थी ही थी। तो अब यूएसए को प्रॉब्लम क्या थी कि दुनिया के अंदर कोई भी राष्ट्र यूएसए के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। देखो, यूएसए की ज्योग्राफी ऐसी है, आपको अच्छे से पता होगा, अगर आपने यूएसए का मैप भी देखा है तो आपको अच्छे से पता है कि यूएसए दोनों तरफ से किससे गिरा हुआ है? यूएसए दोनों तरफ से गिरा हुआ है ओशन से। यहाँ तो आपका अटलांटिक ओशन है, इसके इस तरफ तो आपका यूरोप आ जाएगा, और इस तरफ आपका पैसिफिक ओशन है।
ठीक है। उसके बाद नीचे मैक्सिको है और यहाँ पे आपकी पनामा कैनाल है। तो यहाँ दोनों तरफ ये किसे है, पानी से समुद्र है। तो और ऊपर कौन है, कनाडा, और नीचे मैक्सिको। तो यूएसए को बेसिकली लैंड से कहीं से खतरा नहीं है, लेकिन यूएसए के लिए ये राष्ट्र है ना, ईरान, नॉर्थ कोरिया और चाइना, ये खतरा है, क्योंकि ये उसको चैलेंज कर रहे थे। ईरान इसलिए कि अगर उसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली होती तो शायद वो आपके यूएसए के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। सेम नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी इनरिचमेंट करके अपना जो न्यूक्लियर आर्सेनल उसको बढ़ा रहा था। तो अब नॉर्थ कोरिया को शांत करने के लिए इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और इन्होंने बोला एक काम करते हैं, सिंगापुर को बोलो कि हम आपके वहाँ पे आके बात करेंगे। अब सिंगापुर चूंकि यूएसए का अब काफ़ी अच्छा खासा अलग ही है, तो वहाँ पर दोनों की मीटिंग हुई। किसी मीटिंग हुई, तो आपके जो अपने किम जोंग अन है, किम जोंग अन कौन है, किम जोंग अन आपके नॉर्थ कोरिया के शासक हैं, और आप जानते हैं वहाँ तो डेमोक्रेसी है नहीं। और इनके साथ मुलाकात किसकी हुई, यूएसए की। अब आप क्या नॉर्थ कोरिया की अगर आप कंपैरिजन करो किसके साथ, यूक्रेन के साथ कर सकते हो। यूक्रेन वेस्टर्न कंट्री है, उसके क्लोज रिलेशंस हैं, वो यूएसएसआर का पार्ट भी रह चुका है, यूरोप के साथ उसके संबंध थे, यूएसए के साथ उसके संबंध थे। तो वो तो बहुत अच्छी और पावरफुल कंट्री है, वो ब्रेड बास्केट है, वहाँ डेमोक्रेसी फ्लरिश हो रही है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्थ कोरिया दुनिया से कटा हुआ है, और नॉर्थ कोरिया को तो मतलब कि विश्व की संस्थाओं में कहीं भी नंबर भी नहीं आता है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप गए सिंगापुर में नॉर्थ कोरिया से बात करने के लिए कि ओके हम एक डील करते हैं। और डील क्या करनी थी, तुम्हारे जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो कम कर दो और मैं तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन हटा दूंगा। उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन किया नहीं किया, उन्होंने सैंक्शन हटाने से मना कर दिया। भाई जब डील, जैसे आज जेलेंस्की से बात हुई, जेलेंस्की ने बोला यार जिस तरह से आप लोग कर रहे हो मैं तो डील कर नहीं सकता। तो वैसे ही नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत कर रहे थे, तो इन्होंने बोला हम आपके सैंक्शन धीरे धीरे हटाएंगे। किम जोंग उन बोला एक काम करो, आप अगर सैंक्शन हटाते हो तो मैं अपना ये इनरिचमेंट का प्रोग्राम बंद करता हूँ, अगर सैंक्शन नहीं हटाते हो तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए। लेकिन क्या बातचीत प्यार से चली, और वहां पर जाकर के डोनाल्ड ट्रंप ने उनको धमकी तो नहीं दी। वही है, आज फिर क्यों चेंज हो गया, क्योंकि उनको पता है कि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर देश है, और जब कोई राष्ट्र न्यूक्लियर पावर होता है तो आप उससे बात करोगे सोच के समझ के करोगे, बच्चों की तरह नहीं करोगे जैसे यूक्रेन के साथ किया। परंतु यहाँ पे एक और चीज़ समझनी होगी, अगर आपको थोड़ा सा क्यूबा के बारे में पता है तो क्यूबा इसी नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पे आइलैंड है। इन आइलैंड में से एक आइलैंड है क्यूबा, जिसके बड़े फेमस लीडर हुए हैं फिदेल कैस्ट्रो, और उन्होंने हमेशा से यूएसए की जो लेजिटिमेसी उसको चैलेंज किया है। जब तक क्यूबा में फिदेल कैस्ट्रो और उनकी सरकार रही और जो उनका रूल रहा, तो वो कभी उसकी डिक्टेट को उन्होंने नहीं माना। एक छोटा सा आइलैंड नेशन जिसके पास अपने संसाधन कुछ भी नहीं है, वो यूएसए को चैलेंज करता था। रीज़न पता है क्या है, फिदेल कैस्ट्रो ने कहा था कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अगर कुछ किया तो मैं ये बॉम्ब गिरा दूंगा, और मैंने ये कहाँ से लेके आया हूँ, रसिया से लेके आया हूँ, मैंने खुद भी नहीं बनाए। और इसीलिए आपने अगर सुना हो तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर था, जो कि बहुत ही क्लोज, अगर उसकी हिस्ट्री पढ़नी है तो थोड़ा सा आप कहीं विकीपीडिया गूगल में सर्च करो, देन यू विल कम टू नो व्हाट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो वो दिखाता है कि उन्होंने क्यूबा से भी प्यार से बात करी। फिदेल कैस्ट्रो को मारने के बहुत सारे प्रयास हुए, लेकिन कभी भी उसमें ये नहीं लगा कि डायरेक्टली यूएसए ने मारने का प्रयास किया हो। अब नॉर्थ कोरिया और क्यूबा से आप ये समझ गए कि ये दोनों, इनके पास न्यूक्लियर पावर थी, बहुत छोटे और तुच्छ राष्ट्र थे अमेरिका की नज़र में, हमारी नज़र में नहीं, अमेरिका की नज़र में, जो कुछ उखाड़ नहीं सकते थे। तो उनसे जो उन्होंने बातचीत करी, फिर भी बड़े प्यार से और इज्जत से करी, बिल्कुल इक्वल फुटिंग पे। लेकिन यूक्रेन के साथ नहीं करी। लेकिन आपको यूक्रेन का इतिहास समझना होगा। 1991 के अंदर यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, तो सोवियत संघ टूट गया। सोवियत संघ से टूट के हम बाकी राष्ट्रों की बात नहीं करेंगे, बहुत सारे राष्ट्र टूटे, लेकिन मैं बात करूंगा यूक्रेन की। यूक्रेन टूटा और यूक्रेन एक अलग राष्ट्र बना। अलग राष्ट्र बना कब? 1994 के अंदर इस यूक्रेन के पास उस वक्त की दुनिया का एक बहुत बड़ा क्या था, न्यूक्लियर जखीरा था, हथियारों का न्यूक्लियर आर्सेनल था। आप समझ गए। अब क्यों होगा, अगर आपको मैंने बीच में अगर हमने डिस्कशन किया तो मैंने आपको बताया है कि हम जानते हैं कि चेर्नोबिल का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यूक्रेन के अंदर था, जिसके अंदर विश्व का आज तक का सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ। वहाँ से जो मटेरियल रिलीज हुआ, उस मटेरियल के कारण कई आसपास के देशों में, जिसके अंदर आपका बेलारूस था, जिसके अंदर आपका रशिया था, ये भी परेशान हुए थे। उसके ये कब हुआ था इंसिडेंट? ये यूएसएसआर के टूटने से पहले की बात है। उसके बाद अभी रिसेंटली आपने ज़ेफरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में भी सुना होगा। तो इस छोटे से देश में ये 2-2, 3-3 बड़े बड़े क्या हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनके पास पहले से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी। इसका मतलब उनके पास न्यूक्लियर हथियार थे। लेकिन वो किसका भाग था? यूएसएसआर का। विघटन होने के बाद उसके ऊपर वेस्ट से प्रेशर डाला गया।
उसके बाद रशिया से भी प्रेशर डलाया, क्योंकि जब ये सोवियत संघ टूटा ना, तो सोवियत संघ के टूटने के बाद दुनिया के अंदर पावर तो एक ही रह गई भाई, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, यूएसए एकमात्र शक्ति बन के रह गई। तो यूएसए ने रशिया को बोला तुम्हें तुम्हारा ये न्यूक्लियर आर्सेनल कम करना पड़ेगा। तो रशिया ने बोला ठीक है करता हूँ, यूक्रेन को समझाया, यूक्रेन को वेस्ट ने समझाया, यूक्रेन को अमेरिका ने समझाया, नाटो ने समझाया कि तुम एक काम करो, तुम ये आर्सेनल कम कर दो या खत्म कर दो। यूक्रेन तंग हो चुका था, उसने बोला हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं है कि हम इस न्यूक्लियर आर्सेनल को संभाल के रखें, क्योंकि इसको संभाल के रखना भी तो खर्चीला काम है, उसकी सिक्योरिटी हो गई, वरना जो नॉन स्टेट एक्टर है कई बार उनके हाथ लग जाए तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है भाई। 3 एयरक्राफ्ट के माध्यम से अगर एक अलकायदा जैसी संस्था के कुछ मुजाहिदीनों ने वहां जाकर के अगर यूनाइटेड स्टेट्स में जो 2001 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक किया, तो आप सोचो अगर उनके हाथ में अलकायदा है या ISIS है, इनके पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स हाथ लग जाएंगे तो ये दुनिया में क्या कर सकते हैं। इवन नॉर्थ कोरिया तक की कंट्री है, उसने भी यूएसए को धमकी दे रखी, कुछ करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। तभी यूएसए के स्टेटमेंट नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कुछ नहीं आते हैं। आपको ये समझना होगा वो इसलिए नहीं आते कि रीजन ये, यूएसए सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखता है। तो अब यूक्रेन के पास न्यूक्लियर आर्सेनल खत्म कर दिए। रीजन 2 थे, एक तो सबने प्रेशर बनाया और उसको गारंटी दी कि हम आपको किसकी, आपकी सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं। क्या हुआ सिक्योरिटी गारंटी देने के बाद, आपने तो सिक्योरिटी की गारंटी दे दी, लेकिन साल 2014 के अंदर उसी यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया और उसे क्या छीन लिया, क्रीमियन पेनिनसुला। और आई थिंक क्रीमियन पेनिनसुला की लोकेशन आपको अच्छे से पता होगी, हमने ऑलरेडी सारी लोकेशन है ब्लैक सी की, कैस्पियन सी की डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर किसी ने नहीं करी है तो उन चीज़ों को आप जाके एडिटोरियल सीरीज में देखोगे तो आपको मिल जाएगी। तो क्रीमियन पेनिनसुला जो उन्होंने कब्जा कर लिया, क्रीमिया किसके पास चला गया, रशिया के पास में। उस वक्त भी इसकी सिक्योरिटी करने के लिए कोई नहीं आया, रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला ले लिया और बात खत्म हो गई। क्या किया वेस्ट ने, वेस्ट ने उसको बाहर निकाल दिया। जो पहले रशिया वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा था भाई, G7 से G7 के अंदर रशिया था, लेकिन उसको G8 था, G7 से पहले एक और राष्ट्र रशिया था तो G8 था, उसको बाहर निकाल के आज क्या है, G7 है। तो अब उसको बाहर निकाल करके आप क्या यूक्रेन को बचा पाए, नहीं बचा पाए। अभी हम जानते हैं कि विश्व के अंदर बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे, क्यों जाएंगे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश रहा है वर्ल्ड वॉर के टाइम से जिसके ऊपर किसी ने अटैक नहीं किया, और स्विट्जरलैंड ने भी अपनी न्यूट्रलिटी बना के रखी, किसी के साथ भी ये समझ, इसीलिए स्विट्जरलैंड आज भी एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ पे इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम फ्लरिश होता है, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग आप देखा होगा कि वो अपना पैसा वहाँ पे सेव करते हैं। जो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी 2014 के अंदर, तो उन्होंने बोला जितना स्विस बैंक के अकाउंट्स के अंदर पैसा है हम सारा लेके आएंगे। ये अनाउंसमेंट थी 2014 के अंदर जब उनकी गवर्नमेंट बनी थी, मैनिफेस्टो के अंदर। तो स्विट्जरलैंड इसलिए फ्लरिश हुआ। आज स्विट्जरलैंड की अगर सुरक्षा उसके आसपास के राष्ट्र नहीं कर पाते हैं तो ये फेलियर किसका है, ये फेलियर है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। ये किसका फेलियर है, ये फेलियर है ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी का, बल्कि जो ये विश्व की संस्थाएं हैं जो आश्वासन देती है, जो विश्व के ये राष्ट्र हैं वो आश्वासन देते हैं उनका। तो अब जब नाटो का एक्सपांशन हो रहा था तो किसी भी सूरत में जो रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर वो तो जस्टिफाइबल है ही नहीं। लेकिन आज आप उस राष्ट्र को बोलते हो कि भाई आपके पास कार्ड्स नहीं है, मैंने यहाँ पे टर्म लिखी थी ना, यू डू नॉट हैव कार्ड्स। इसका मतलब तो उसके पास अगर न्यूक्लियर आर्सेनल होता तो उसके पास कार्ड्स होते। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप न्यूक्लियराइजेशन को प्रमोट कर रहे हो। इसका मतलब भारत के पास सही है, भारत को पूरे विश्व ने मना किया कि अरे आप अपने पास न्यूक्लियर हथियार मत रखो, आप इसको हटा दो, भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए। लेकिन आप सोचो हमारी कितनी विजनरी लीडरशिप रही होगी, चाहे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी जी रही है, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। इतने टफ बोल्ड डिसीजन लेना हर किसी के बस का बात नहीं होता। और इवन जब 1998 के अंदर हमने पोखरण के ब्लास्ट किए थे सेकेंड टाइम, जो हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब का एक हमने टेस्ट किया था, उस वक्त मतलब कि जो उसके रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए, पोखरण के अंदर रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऑनियन और प्याज का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि प्याज ऑनियन के अंदर इनहेरेंट कैपेसिटी होती है कि वो रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर लेता है। जब आपने ब्लास्ट किया था बहुत बड़ा खड्डा हुआ, तो उस खड्डे के अंदर उन्होंने क्या किया, ऑनियंस फिल किए। ऑनियन फिल्स करने से क्या हुआ कि रेडिएशन का इफेक्ट कम हुआ। बहुत नीचे ग्राउंड में खड्डा होता है, लेकिन उससे क्या हुआ, रेडिएशन का इफेक्ट कम होता है। तो वही जब प्याज इतने खरीदे गए, जिससे भारत के अंदर क्या बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई। और उस इन्फ्लेशन के कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बाद में गिर भी गई थी। लेकिन कई बार कुछ निर्णय ऐसे होते हैं वो सरकारों से बढ़ के होते हैं, वो राष्ट्र के लिए होते हैं। तो इस प्रकार इनकी विजनरी लीडरशिप के कारण, इस हमारे जो स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो इंटेलिजेंट माइंड्स थे, उन लोगों के कारण हमने विश्व के लाख
कहने के बावजूद भी, लाख हमको लालच देने के बावजूद भी, हमने हमारी जो न्यूक्लियर फॉरेन पॉलिसी है और जो न्यूक्लियर पावर की ताकत है उसको हमने कभी भी नहीं छोड़ा। और ये यूक्रेन का एग्जाम्पल आज भारत को सिखाता है, अगर आपके पास कार्ड्स नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आज चाइना को हम डेटर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हो? अरे आपके पास 8 से 10, 10 से 11 आपके पास C7 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट है, आपके पास टोटल 42 एयरफोर्स की स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए फाइटर जेट्स की, आपके पास 30 ही है। आप कंपेयर कर सकते हो चाइना के पास कितनी है, परंतु फिर भी चाइना हमारा कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हमारे पास एक डेटरेंस की पावर है, चाइना को रोकने की हमारे पास शक्ति है। और वो डेटरेंस क्या है? वो डेटरेंस है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर कोई सॉफ्ट पावर नहीं होती, ये हार्ड पावर है। इसके अलावा भारत के पास और बहुत सारी पावर है, जिसके अंदर क्या है, भारत की सॉफ्ट पावर भी है। तो इंटरनेशनल जो हमारी डिप्लोमेसी है, हम दुनिया के साथ रिश्ते बना के रखते हैं, रशिया के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उससे जो प्रेशर बनता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये यूक्रेन का युद्ध हमें दिखाता है कि किसी भी प्रकार से आपको भविष्य को लेकर अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, ना कि छोटी मोटी चीज़ों को सोच के। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मेरे को इसमें अंडरस्टैंडिंग बनी, मैंने वो बताया। इसके ये जो मैंने आपको ये कंसेप्ट बनाया, ये इस आर्टिकल का कोई हिस्सा नहीं है। इसमें जो वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग थी, वर्ल्ड की हिस्ट्री का जो हिस्सा था, वो जो मेरे को समझ में आया, मैंने उसके हिसाब से आपको एक वर्ल्ड ऑर्डर का पर्सपेक्टिव दिया। अब जो आर्टिकल मेन, जो एक और आर्टिकल आया, मैं इसकी स्टोरी करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास तभी आइडियाज़ आते हैं। अनटिल अनलेस यू जनरेट आइडियाज़ विद योर सेल्फ, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको सोचना है, इन बातों को सोचना है। सोचोगे तभी ये ख्याल आपके आएंगे, और तब आप जब लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर ये बात आप इंटरव्यू में बोलते हो, इट विल गिव यू वेटेज, इट विल गिव यू एडवांटेज। तो आगे बैठे हुए जो विद्वान है उनको लगेगा कि यस, आपकी एक इंटरेस्ट है, हॉबी है, आपको जानकारी है, यू आर अवेयर सिटीजन, आप समझते हो कि राष्ट्र की प्राथमिकताएं क्या होती है। अब हम बात करते हैं सी राजमोहन जी ने क्या बोला। अब इन्होंने एक दूसरा एंगल बताया। ये क्या कह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि अब देखो हुआ क्या है। इनका कहने का तात्पर्य ये कि आप जानते हैं, ये बोल रहे हैं कि यस, यूएसए के अंदर गवर्नमेंट बन चुकी है। अब गवर्नमेंट बनने के बाद आपको देखो क्या हुआ, अमेरिका के अंदर दो बड़े सेंटर्स हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं, हम यहाँ पे इस आर्टिकल के संदर्भ में 2 सेंटर की बात करेंगे। एक सेंटर हम जानते हैं कि जो उसकी सॉफ्ट पावर है, कौन सा? हॉलीवुड। तो हॉलीवुड क्या है? हॉलीवुड अमेरिका की सॉफ्ट पावर है। और दूसरा, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांटेज है। हॉलीवुड तो हम जानते ही हैं, उसके बाद जैसे लॉस एंजल्स वगैरह जो उनकी सिटीज़ है बड़ी फेमस है, और जो टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है तो उसकी कौन सी है? सिलिकॉन वैली है। अब सिलिकॉन वैली क्यों फेमस है? हम जानते हैं कि उनके पास क्या है, अमेजन जैसी कंपनीज़ है, उनके पास और क्या है, उनके पास ओपन एआई जैसे प्लेटफॉर्म्स है, और क्या उनके पास, इससे पहले उनके पास माइक्रोसॉफ्ट जैसे इंस्टीट्यूट से जो आज भी बड़े स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एप्पल जैसी संस्थाएं हैं। तो वहाँ सिलिकॉन वैली के अंदर टेस्ला जैसी कंपनियां हैं। उसके बाद मार्क ज़करबर्ग जैसों के पास आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो बहुत सारी ऐसी डेवलप इन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर महारत हासिल कर रखी है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भी अमेरिका को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, इसमें ये महारथी हैं और इन्होंने इसका लेवरेज लिया है वर्ल्ड के अंदर अपने आप को स्थापित करने के अंदर। जैसे गूगल है, देयर आर नंबर ऑफ नेम्स विच आई कैन रिपीट अगेन एंड अगेन, देयर लिस्ट इज नेवर एंडिंग। इतनी शक्ति है इनके पास, अमेरिका के पास। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप में आने के बाद विश्व के अंदर जिस कंट्री को आप सबसे लिबरल मानते हो, तो आपने देखा होगा कि ये सारी की सारी संस्थाएं किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलाइन हो रही है। ठीक है, आपने देखा होगा, आपको समझ में आया होगा, कहीं से कोई विरोध नहीं आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की हुई बातों को सपोर्ट मिल रहा है। उसी प्रकार से जो हॉलीवुड है, जो आज तक हॉलीवुड अपने आप को इंडिपेंडेंट कहता आया था, वो हॉलीवुड भी धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को अलाइन कर रहा है। कैसे मालूम चला? कल हमने बात की थी ऑस्कर के प्राइज़ के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि अनोरा करके जो मूवी है उसको ऑस्कर के प्राइज़ मिले। तो कितने प्राइज़ मिले थे अनोरा को? 5 मिले। क्यों मिले 5? उनका जो उनकी बेस्ट एक्ट्रेस थी, इसके अलावा जो उनके डायरेक्टर थे, उसके बाद स्टोरी थी, स्क्रीन प्ले था, ये सारी चीज़ें। पर क्या आप जानते हैं अनोरा की स्टोरी किससे जुड़ी हुई है? बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं ये। कहते हैं ना, जब आप डिस्कस करते हो, पढ़ते हो, ज्ञान लेते हो, तो बहुत सारा सीखने को मिलता है। अनोरा की जो स्टोरी है वो रशिया की थीम पे बेस है। अब आप सोचो, हॉलीवुड जब इतना क्रिटिकल था रशिया का, हॉलीवुड जो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझता था, वो रशिया को फेवर कर रहा है। रशिया की जो स्टोरी के ऊपर उसने क्या दिया है? ऑस्कर प्राइज दिया है। हो सकता है इस मूवी में टैलेंट होगा, हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्या था, इस बार जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर
एक तो मेन एक्टर होता है उसको ऑस्कर मिलता है, और एक जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर होता है उसको भी ऑस्कर का अवार्ड दिया जाता है इस कैटेगरी के अंदर। तो इसके लिए जो नॉमिनेशन था, उस नॉमिनेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट नाम था, वो था यूरा बोरिसोव का। यूरा बोरिसोव कौन है? ये जो यूरा बोरिसोव है ये एक रशियन एक्टर है। क्या इनको ऑस्कर मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में? इनको ऑस्कर नहीं मिला, तो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ऑस्कर तो नहीं मिला लेकिन इनका नॉमिनेशन तो हुआ ना। आज हम कहें कि हमारी जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं कि वो प्रेसिडेंट बनी हैं, यस, तो जो उनके सामने इलेक्शन लड़ा था, क्या उनका कोई पद नहीं है, कोई ओहदा नहीं है? हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से इलेक्शन जीत के आए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, लेकिन जो उनके ऑपोजिशन में खड़े हुए, क्या उनका कोई पद या ओहदा नहीं है? बिल्कुल है। इसीलिए आपको समझना होगा कि ऐसा क्या है जो आपने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए एक रशियन एक्टर का नॉमिनेट किया। जो मूवी है वो भी उसकी थीम पे, एक्टर भी उसकी थीम पे। आप क्या कर रहे हो? आप रशिया के कल्चर को यूएसए के अंदर एक्सेप्ट कर रहे हो, या वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं लेजिटिमेटी देने का प्रयास कर रहे हो। कैसे? अपनी सॉफ्ट पावर्स का इस्तेमाल करते हुए। ये क्यों कर रहे हो सकता है आप रशिया को प्लीज कर रहे होंगे, लेकिन चाहे जो भी रीज़न हो, इससे आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं वेस्ट के अंदर यूएसए के द्वारा रशिया के लिए सिंपैथी बढ़ रही है, और रशिया तो इससे खुशी होगा, रशिया को तो क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके साथ जो ये चीज़ें देखी, इन चीज़ों से हमको ये भी समझना होगा, जितने उसके स्टेटमेंट आए डोनाल्ड ट्रंप के, वो क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं देखो हमें याद करना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो हमने कोल्ड वॉर ख़त्म किया, और उसके बाद जो हमने ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स बनाए, हमने जो वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन किया है, जो शांति बनाए रखी, उसके अंदर 2 राष्ट्रों की बहुत बड़ी योगदान है। कौन कौन है? यूएसए और रशिया। आप समझ गए? तो ये भी एक ध्यान रखना, इतनी बातें वो क्यों बोल रहे हैं, और इतना फेवर करने के बाद ये एज ए पॉलिटिशियन अमेरिका में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो मेन पॉलिसी है, वो उनकी पॉलिसी क्या है? मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। चाहे नरेंद्र मोदी जी जाओ तब भी बोलेंगे हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, चाहे वो आपके शी जिनपिंग चाइना से चले जाओ उनको भी बोलेंगे हम टैरिफ लगाएंगे, चाहे वो आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट चले जाएं मैक्रोन, उनको भी बोलेंगे हम लगाएंगे, और चाहे आपका कनाडा से उनका प्रेसिडेंट आ जाए तब भी उनको यही बोला कि हम आपके राज्य एक काम करो, अगर आपको कंसेशन चाहिए तो आप अमेरिका इसको कनाडा को हमारा 51 स्टेट बना लो। आप समझ सकते हो, इस पॉलिसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसीलिए जो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी वो अपना रहे हैं, उसके लिए उनको यूएसए में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और इसीलिए ये एज ए पॉलिटिशियन सर्वाइव कर रहे हैं, और यही मेन रीज़न है जिस कारण से वो दोबारा उनकी सरकार बनी है। एक इलेक्शन हारने के बावजूद भी वो दोबारा अमेरिका में 78 ईयर्स की एज के अंदर प्रेसिडेंट बने हैं। हो सकता है हम उसको कुछ भी समझें, हम उसको समझें कि डोनाल्ड ट्रंप एक हॉक्स हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो अपनी जो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी है उसको लिटरली फॉलो करते हैं। उनके लिए विश्व की कोई भी कंट्री मैटर नहीं करती, और अपनी इसी पॉलिसी को, मागा को, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इनिशिएटिव को फ्लरिश करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो दुनिया के हर क्षेत्र से बाहर निकलने को तैयार हैं। चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो आपका गाज़ा हो, और चाहे आपका कोई भी इंडिया हो, इट डजेंट मैटर। हम मान सकते हैं कि हमारे अच्छे रिलेशन है, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। रशिया इसीलिए अपने आर्च राइवल रशिया के साथ वो डील करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई सोच रहा है कि सिर्फ यही रीज़न है, ये मेन रीज़न है जिस कारण से वो बाहर जितना पैसा जा रहा है उसको रोकेंगे। वो उनका सीधा कहना, देखो आप वर्ल्ड पावर हो इसका मतलब क्या होता है? जब आप एक वर्ल्ड पावर हो इसका मतलब ये होता है इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू विल मेंटेन द इंटरनेशनल ऑर्डर। और अमेरिका ये करता आ रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए अमेरिका की प्रेजेंस आपको हर जगह दुनिया में मिलेगी। जहाँ जाओगे आपको अमेरिका का फ्लैग दिखेगा, अमेरिका के लोग दिखेंगे, उनके सोल्जर्स दिखेंगे, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो पैसिफिक ओशन हो, चाहे इंडियन ओशन हो, चाहे अटलांटिक ओशन, चाहे रशिया हो। रशिया की बॉर्डर्स के ऊपर जो आज नाटो के द्वारा फोर्स लगाए गए उसके अंदर 1 लाख सोल्जर्स तो अमेरिका के हैं। तो ये दिखाता है कि उसकी प्रेजेंस है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस आश्वासन पर आए थे कि हम इन चीज़ों को वापस लिखेंगे। बोला हम क्यों दुनिया के ठेकेदार बन के रहें, हमें हमारा खुद का देखना होगा। अगर हम नहीं देखेंगे तो चाइना जैसी कंट्री हमको बुली करके चली जाएगी, जो अमेरिका को आसानी से है नहीं। और अमेरिका इतनी माइंडेड कंट्री है कि आसानी से अनटिल अनलेस, जैसे क्रिकेट के अंदर ऑस्ट्रेलिया भारत से जब तक हारती नहीं तब तक अपना पूरा जोर लगाती, उसी प्रकार अमेरिका अपना लास्ट तक जोर लगाएगा कि वो किसी कंट्री को हमसे आगे ना आने दे।
और यही एक मेन रीज़न है कि वो क्या करना चाहता है, मॉस्को को अपने पाले में ला करके मॉस्को और बीजिंग के जो अपने क्लोज रिलेशन है उसमें कहीं ना कहीं दरार डालने का प्रयास कर रहा है। अब ये हालांकि सक्सेस होगा नहीं होगा वी डोंट नो, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट इन्होंने पहले भी किया था। इन्होंने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि 1971 के अंदर जब हम बांग्लादेश वॉर से लड़ रहे थे, उस टाइम अमेरिका के अंदर एक जो उनका डिप्लोमेट था, कौन था, हेनरी किसिंजर, जिसकी हमने ऑलरेडी बात की थी। तो हेनरी किसिंजर कहाँ गए थे, एक सडन ट्रिप पर जाना था, कहाँ, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से होते हुए वो कहाँ गए, वो गए चाइना। और अगले ही कुछ दिनों में उन्होंने चाइना के अंदर जाकर किससे मिले, माओ जेडोंग, उस टाइम वहाँ के वन ऑफ द ग्रेट लीडर थे, उनसे जाके मिले। और ना सिर्फ खुद गए बल्कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे कौन, निक्सन को कन्विंस किया कि आपको भी चाइना आना पड़ेगा, और अमेरिका की जो एक पॉलिसी थी उसके अंदर रेडिकल चेंज किया। ये हेनरी किसिंजर उस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी थे। तो वो जो प्रेसिडेंट निक्सन की मीटिंग जाके करवाई, उसने क्या किया, निक्सन की मीटिंग करवा के चाइना को उन्होंने किस लिए खड़ा किया था, उसको सपोर्ट किया चाइना को। 1971 के अंदर चाइना कोई बहुत बड़ी पावर नहीं थी, लेकिन 1971 से लेकर अगर आप 2000 देखोगे तो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर किसी ने की है तो वो चाइना ने की है। चाइना ने कैसे करी, क्योंकि उसको सपोर्ट किया है। सपोर्ट किसने किया, यूएसए ने। और यूएसए ने सपोर्ट क्यों किया, क्योंकि 1971 के अंदर दुनिया के अंदर अमेरिका के बाद अगर कोई बहुत बड़ी पावर थी तो वो थी मॉस्को, रशिया। अब मॉस्को को कैसे खत्म किया जाएगा, तो मॉस्को को खत्म करने के लिए, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इसने चाइना से अपने रिश्ते मजबूत बनाए। और चाइना से जब रिश्ते मजबूत बनाए तो क्या हुआ, दरार पड़ गई और 1991 के अंदर यूएसएसआर टूट गया। और आज वापस ये क्या कर रहा है, आज दोबारा से यूएसए अपने रिलेशन किससे अच्छे बना रहा है, रशिया से। क्यों, क्योंकि विश्व के अंदर एक और नया सेंटर क्रिएट हो रहा है, उसका नाम क्या है, चाइना। इसको तोड़ने के लिए रशिया को खड़ा करो फिर से। रशिया कितना भी खड़ा हो जाएगा, अमेरिका से आगे नहीं जा सकता, लेकिन तुम जब जाओगे तो तुम्हें दोबारा देख लेंगे। लेकिन आज किसको काउंटर करना है, चाइना को। इसीलिए यूएसए सपोर्ट किसको कर रहा है, इंडिया को। यूएसए इंडिया को इंडिया के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूएसए इंडिया को खुद के लिए सपोर्ट कर रहा है, ताकि वो चाइना को बैलेंस कर सके और विश्व के अंदर उसकी पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकते। क्योंकि विश्व में कहीं से भी आज कोई भी राष्ट्र चाइना जितनी जो अमेरिका को चैलेंज कोई नहीं कर सकता। और जिस प्रकार से उन्होंने जेलेंस्की से बात की है, अगर आप मेरे को बताओ, क्या रशिया के व्लादिमीर पुतिन होते, या फिर अगर वहाँ पे चाइना के जी जिनपिंग होते, या फिर वो नॉर्थ कोरिया के लीडर होते, तो क्या वो इस प्रकार की बात नहीं कर सकते थे? वो बिल्कुल नहीं करते। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। बस हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग के लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। इतने बड़े राष्ट्र, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वो इलेक्ट होकर आए हैं, तो अपनी खुद की पॉलिसीज़, अपने उस प्रिंसिपल्स के ऊपर आए हैं जिस प्रिंसिपल को हमें समझने की आवश्यकता है। अब हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये जितनी ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है, जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उस वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया को क्या क्या सीखना चाहिए, जिसके बारे में हमने बात करी। और बाकी हमने इससे पहले बहुत सारे कंटूर्स डिस्कशन किए थे। तो मैंने बोला आयाम जब नए आते हैं तो मैं आपसे उसको जरूर अवगत कराऊंगा। आई होप ऐसा कोई कंटूर रहा नहीं है कि जो मैंने इसमें आपके लिए छोड़ दिया हो, और शायद एक अच्छी क्लैरिटी के साथ आपको समझाया है। ये चीज़ें आपको आपकी आंसर राइटिंग में, आप जब बात करोगे इंटरव्यू में किसी से, तो ये आपको एडवांटेज देगी, वेटेज देगी, आपको दूसरों से आगे रखेगी। यही आश्वासन मैं अपनी तरफ से देख सकता हूँ। और कई बार बीच में जब क्लास नहीं आती, उसके लिए वरी नहीं होना है, क्योंकि मे भी हो सकता है उस टाइम न्यूज़पेपर में इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं हो जिससे आपका टाइम खराब हो, ताकि आप अपने टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक एडिटोरियल आया था, ये भी इंडियन एक्सप्रेस में था, उसकी बात करते हैं। अब ये हमारे जो टी.के. विनोद कुमार साहब हैं, ये फॉर्मर आईपीएस रह चुके हैं, और ये हमारे डीजीपी भी रहे हैं, किसके, विजिलेंस डिपार्टमेंट के और एंटी करप्शन के। केरला पुलिस से ये काफ़ी जुड़े हुए थे, और वर्तमान के अंदर अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर आप वहाँ पे प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। उन्होंने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दुनिया में 2 राष्ट्र लड़ रहे हैं। बोला कौन लड़ रहा है, एक लड़ रहा है यूएसए और दूसरा कौन लड़ रहा है, चाइना। अब ये दोनों अपनी सुप्रीमेसी के लिए लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दो। बोला एटलीस्ट हम कम से कम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपनी पुलिस और अपना जो जुडिशियल सिस्टम है उसको सुदृढ़ करने में लगाएं। तो काफ़ी अच्छी बातें बोली इन्होंने, और इनका ये कहना है कि देखो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला था, इन्होंने स्मार्ट पुलिस का कंसेप्ट दिया था। कौन सा कंसेप्ट, स्मार्ट पुलिस। बोला इस पुलिस को स्मार्ट होना होगा। स्मार्ट मतलब दिखने में स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट से तात्पर्य उनका क्या था, उन्होंने बोला कि हमें एस फॉर स्ट्रेटेजिक, एम फॉर मेटिकुलस, S for strategic, M for meticulous, A for adaptable, then strategic, meticulous, adaptable, and R था आपका R मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्या था, and T for था आपका, T for transparent था, T for transparent। तो strategic, meticulous, adaptation, and I forget the what was the R for reliable,
रिलायबल, एंड टी फॉर ट्रांसपेरेंट। तो स्ट्रेटेजिक, मेटिकुलस, एडेप्टेबल, ट्रांसपेरेंट, रिलायबल, ट्रांसपेरेंट पोलिसिंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी बात की थी, हमें इसकी ज़रूरत है। अब आप क्या कर सकते हो एआई से? आप एआई के, आप पता है एआई की कैपेसिटी है, बहुत सारे डाटा को प्रोसेस कर सकता है। तो बोला हमारे जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन काम होता है, तो वो आप एआई से कराओ। फॉर्मेट होते हैं, फॉर्म फिलिंग के होते हैं, फाइल्स को यहाँ से वहाँ लेके जाना होता है। अगर किसी ने कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर फ्रॉजरी की है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्क्रूटनी करने दो। बहुत सारे ऐसा आदमी से ओवरलुक हो जाता है, लेकिन मशीन एआई शायद उसको ओवरलुक ना करें, तो उसको ट्रायल स्टेज के ऊपर हम यूज़ करें। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर इसको इस्तेमाल करें, हमको बहुत सारा बेनिफिट होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस की थी कि जुडिशरी के अंदर बहुत सारे केसेस बाकी हैं, और मैंने आपको बताया था जो हमारी लोअर जुडिशरी है उसके अंदर करीब करीब 5 करोड़ पेंडिंग केस हैं। ये सिर्फ लोअर जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी में। तो यहाँ 5 करोड़ जो केस पेंडिंग है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हम क्या कर रहे हैं, आपको पता है ना, भारत के अंदर तो कोई भी केस अगर होता है तो पुलिस के पास पावर नहीं है, पुलिस को तो उसमें अंदर एफआईआर दर्ज करनी ही करनी है, और जो डिसीजन लेगा वो कोर्ट लेगा। भारत के अंदर तो कंसेप्ट ये है, हालांकि यूएसए के अंदर ऐसा कंसेप्ट नहीं है। यूएसए में क्या होता है, पुलिस के पास जो प्रोसिक्यूटर हैं उनके पास पावर होती है कि अगर कोई केस लो लेवल का है तो उसको वो एफआईआर लॉन्च ना करें और उसको वहीं सेटल कर लें। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं बायस ना हो जाए, इसलिए हम अप्रोच अलाउ करते हैं। तो ये इस प्रकार के अगर हम कंसेप्ट लेके आएंगे तो हम जो इससे एआई का इस्तेमाल करके जो हमारा क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई जब जज साहब को जजमेंट देना होगा तो वो भी तो एआई का इस्तेमाल कर करके अपने पुराने रेफरेंस निकाल सकते हैं, जो उनकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है उसका वो नोट डाउन कर सकता है एआई। आपके बोलने से यदि एआई फोटो बना सकता है तो जैसे आपके वर्ड की वो हूबहू टाइपिंग तो कर ही सकता है। तो बोला इन चीज़ों को हमें लाने की ज़रूरत है, हमारा डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा, हमें स्टोरेज की समस्या नहीं आएगी। इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो क्या होगा, एआई हमें ऐसे एसेट करे, एज ए एसेट काम करेगा, और जब हम यूज़ करेंगे तो हमें उसकी शॉर्टकमिंग मालूम चलेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ये फॉर्मर डीजीपी साहब रह चुके हैं उनकी बातें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए हमारे यहाँ पे बात कर रही है। ठीक है, इसी के साथ अभी रिसेंटली अगर आपने फॉलो किया है सोशल मीडिया पे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए थे? गुजरात गए थे। गुजरात में कहाँ गए थे आप जानते हैं? वहाँ पर जो हमारे एशियाटिक लॉयन की जो एशियाटिक लॉयन का जो गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लॉयंस हैं, भारत के अंदर तो एकमात्र ऐसी जगह है जो जहाँ पे आपको एशियाटिक लॉयन मिलते हैं, वो कौन सा आपका गिर है। और गिर कहाँ है? गुजरात के अंदर। ये नेशनल पार्क है कहाँ पे? गुजरात में। और यहाँ पे कौन से गए? हमारे प्राइम मिनिस्टर गए। अब इनका क्यों गए, जाने का ये होता है ना, वहाँ देखो गुजरात को टूरिज्म अट्रैक्ट करने हैं, तो अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आते हैं और वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं, वहाँ लॉयंस देखते हैं, तो आम आदमी जाएगा, फॉरेन से टूरिस्ट भी आएंगे, और टूरिस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी फॉर आवर कंट्री, तो इसलिए वहाँ पे जाना होता है प्राइम मिनिस्टर वगैरह की विजिट के कई सिंबॉलिक रीजंस आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। अब अगर आप गुजरात को स्टडी करें तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये हमारी लगभग जो ये हमारी 20वीं सेंचुरी थी, इसकी शुरुआत के अंदर अगर 1910 के आसपास देखो ना, तो हमारे पास केवल 20 के आसपास ही 1910 से 1920 के आसपास हमारे पास केवल 20 एशियाटिक लॉयन थे। आज कितने? 2020 के अंदर, 2020 के अंदर लगभग 100 साल बाद ये करीब करीब 670 के आसपास इनकी संख्या जो सर्वे हुआ था उसके अंदर ये फिगर्स आए थे। तो ये क्या दिखाता है कि बहुत अच्छा एफर्ट किया हमने, इसकी संख्या बढ़ा दी। लेकिन हो क्या रहा है इससे? क्या मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। भाई जो आपका प्रोटेक्टेड एरिया है, इस प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर भी आपको लॉयंस देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया सफिशिएंट नहीं है, उसको वहाँ प्रे नहीं मिल रही है, उसको खाने के लिए उसकी चीज़ें नहीं मिल रही है, या फिर वहाँ ऑलरेडी इतने टाइगर्स लॉयंस हो चुके हैं कि वो एरिया कम पड़ रहा है। तो अब क्या करोगे? या तो आप इसको किसी दूसरी जगह ट्रांसलोकेट करना चाहिए, कहीं और भेजना चाहिए। आप ट्रांसलोकेट भी नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? गुजरात कहता है भाई गिर तो हमारा जो लॉयन है, एशियाटिक लॉयन, हमारा प्राइड है, हम किसी की दूसरे राज्य को क्यों दे दें? हमारे यहाँ पर टूरिस्ट आने चाहिए, हम ही कमाएंगे। लेकिन एज ए राष्ट्र अगर आप देखोगे तो हमें ये सोचना होगा कि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, इसकी लॉस है किसी की, किसी व्यक्ति की, किसी बालक की, किसी औरत की यदि लाइफ जाती है तो ये एक हमारे जो स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर डेंट क्रिएट करता है। तो करना क्या चाहिए? बोला जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और इसके अलावा जो आपके फॉरेस्ट फायर्स हो रही है, और जो आपके फॉरेस्ट फायर्स के अंदर एनिमल्स वगैरह इनके रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रेन्स के अंदर एक्सीडेंट हो रहे हैं, इन चीज़ों को आप कम करो ना साइंस का इस्तेमाल करते हुए। भाई साइंस तो किसी स्टेट की बाउंड्री को नहीं मानता, साइंस किसी राष्ट्र की बाउंड्री को नहीं मानता। साइंस ये नहीं मानता ना कि लॉयन इस स्टेट का प्राइड है, इस स्टेट का डाइन है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना उसका इस्तेमाल करो, और उसके इस्तेमाल से ये जो प्रॉब्लम्स बताई मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की, इन सारी चीज़ों का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे जिसका हमने डिस्कशन किया।
और आई थिंक काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू कमेंट अस और लाइक अस, एंड वी विल मीट अगेन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। जब भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होंगे, हम हमारे एग्जाम के हिसाब से होंगे तो हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। बी एश्योर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।